हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं अतुल्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आज हम लोग एक नया यूट्यूब चैनल लेकर के आए हैं जिसपे आपको 11th 12th बोर्ड्स और नीट जेई से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा, जहां पे आपको अलग अलग टीचर्स जो हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, वो टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है ना, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम के अंदर कैसे आपको आंसर करना है, कितना इफेक्टिव तरीके से आंसर देना है, इस सब से रिलेटेड आपको सारा इस चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अभी हम लोग रिसेंटली बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड का जो है उसको देखते हुए एक तरह से ये थोड़ा सा उसी से रिलेटेड वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे आता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टीचर्स जो है रिस्पेक्टिव टीचर्स वो आपको मदद करेंगे, जिसमें राज सर हुए, फिजिक्स आपको हेल्प कराएंगे। ठीक है ना, सॉल्व करने में केमिस्ट्री वाले सर हैं जो कि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट सॉल्व कराएंगे। ये आपको अंकुश सर हुए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको डाउट सॉल्व कराएंगे, और ये मैं बायो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अभी जो है सिलेबस के तरफ थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिलेबस है। उससे पहले थोड़ा सा मॉडल सेट आपको ऑब्जेक्टिव में ये प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया जाएगा। ठीक है, जो कि आपको एकदम 110% वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, और ऐसे आप तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप जितना बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे उतना आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा। क्लियर, बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है बच्चों को अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं। क्लियर, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे। समय बहुत कम है लेकिन फिर भी इफेक्टिव तरीके से कोशिश रहेगा कि जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीका से आपको कवर कराया जाए। ठीक है ना, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक तरह से बिहार बोर्ड का जो यहाँ पे मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चूंकि लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम लोग इस ऑब्जेक्टिव पार्ट को 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट आपसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन का अभी हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर 35 का अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है ना, 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगा। चूंकि हम जानते हैं कि 70 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से 35 हमको अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में। ठीक है ना, पिछले बार भी यही था और इस बार भी यही पैटर्न है। क्लियर, चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक एक क्वेश्चन करके अगर देखेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन है ये, फिर उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए ओके, तो आ चुका है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, टैपेटल कोशिका होती है, हिंदी में उसको इंग्लिश में कहें तो टैपेटल सेल्स आर। टैपेटल सेल बोले तो टैपेटम का सेल है, और टैपेटम हम जानते हैं कि एक तरह से जो कि स्टामिन के अंदर पाया जाता है, स्टामिन है, और स्टामिन में एंथर का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो इस एंथर के अंदर आपको एक तरह से यहाँ पे सबसे इनर मोस्ट लेयर कहलाता है एंथर का, और आउटर मोस्ट लेयर कहलाता है पोलन सैक का, इसी को बोलते हैं टैपेटम। क्लियर, टैपेटम इसी को बोला जाता है, और टैपेटम जो है वो एक तरह से नरिशमेंट कराता है। ठीक है ना, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। तो ये कैसा होता है सर, तो ये डिप्लॉयड होता है। क्लियर, टैपेटम चूंकि डिप्लॉयड सेल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। केला उदाहरण है, बोले तो बनाना इज एग्जाम्पल ऑफ। बनाना किसका एग्जाम्पल है इसमें से, तो आप सब जानते हैं कि बनाना जो है ये सीडलेस फ्रूट होता है, और इसमें अगर देखा जाए तो सीड नहीं होता है, और डेवलपमेंट इसके फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोजेनेसिस अगर डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन का ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। और चूंकि यहाँ पे फ्रूट है तो यहाँ पार्थेनोकार्पिक कहलाएगा। क्लियर, नेक्स्ट है हम लोग बात करेंगे ईस्ट जो है वो किस चीज में यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे ईस्ट जो है वो यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, क्योंकि हम जानते हैं लैक्टोबैसिलस होता है,
ठीक है ना, वो दही वगैरह में मदद करता है, ठीक है ना, दही बनाने में। लेकिन अल्कोहल बनाने में, फर्मेंटेड बिवरेज बनाने में, फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल और ये ईस्ट ही मदद करता है। क्लियर? तो हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल बनाने में ईस्ट का ये जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय। अगर देखें हम लोग फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अफेक्टेड होता है कौन से हार्मोन के मदद से? इसमें दिए गए हार्मोन है तो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओवुलेशन कराता है। एस्ट्रोजन एक तरह से हम लोग कहेंगे कि ये फॉलिकुल मैच्योर कराने में मदद करता है, प्लस FSH भी मदद करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम कहेंगे ये तीनों होगा, LH, FSH और एस्ट्रोजन। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ लेते हैं और देखेंगे नेक्स्ट पांचवा जो है सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड नरिशेस द स्पर्मेटोजोआ। इसमें से कौन सा ग्लैंड जो है वो स्पर्मेटोजोआ को नरिश करता है, मतलब स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड इसमें से कौन सा ग्लैंड करवाता है स्पर्म को? तो देखिए सेमिनल वेजाइकल जो है यही स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, क्योंकि हम सबको पता है कि सेमिनल वेजाइकल जो है वो एक तरह से क्लॉटिंग के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह भी स्पर्म को देता है, साथ साथ फ्रक्टोज वगैरह का न्यूट्रिशन भी देने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और 6 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें से किसमें होता है? क्लियर? तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोले तो वाटर के अंदर जनरली फर्टिलाइजेशन होता है, किसमें? तो जेलीफिश नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्टारफिश, यस स्टारफिश ही होगा। जेलीफिश हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे पढ़ना था, निडेरिया में आता है, और स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा में है। तो वाटर के अंदर अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टारफिश में देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन आपको, 7वां सिनर्जिड सेल। देखिए सिनर्जिड सेल की अगर बात कर लेते हैं कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या पॉलीप्लॉइड होता है। तो हम सबको पता है कि एक मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है और इसी में 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है और वहीं ओव्यूल के अंदर एक यहां बनता है और 2 सेल साइड से बनता है, 2 बीच में होता है और ऊपर में 3 सेल बनता है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर ओव्यूल। और ये एक तरह से कहा जाए तो यही ना है एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होगा, क्योंकि एक ही सेल से 8 सेल बनना है माइटोसिस डिवीजन की मदद से। तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, इसके सारे सेल हैप्लॉइड होंगे। तो चाहे एंटीपोडल आ जाए, चाहे पोलर न्यूक्लियाई आ जाए, चाहे ये एग apparatus जिसमें 2 सिनर्जिड बीच में एग, तो हम कहेंगे ये आ जाए, आपको सारे हैप्लॉइड होते हैं। ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है ऑटोगैमस पॉलिनेशन। ऑटोगैमस एक तरह से कहा जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन में ही आता है ऑटोगैमी, और ऑटोगैमस पॉलिनेशन इसमें से किस में होगा? तो ऑब्वियस बात है भाई, देखो जियोटोनोगैमी, ठीक है ना। जियोटोनोगैमी किसको कहते हैं हम लोग? तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है, एक ऑटोगैमी और एक जियोटोनोगैमी। ऑटोगैमी कहने का मतलब होता है अपने ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन, और जियोटोनोगैमी एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन अगर हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोटोनोगैमी। लेकिन यहाँ कह रहा है ऑटोगैमस पॉलिनेशन किस में होगा, मतलब एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होना है। तो ये तो टाइप हो गया पॉलिनेशन का, ये सब तो होगा नहीं। क्लियर? तो होगा क्या? तो बचा क्लिस्टोगैमी और बचा चेस्मोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी कहने का मतलब होता है बंद फ्लावर, ठीक है ना। क्लिस्टोगैमी अगर मान लिया कोरोला फ्यूज्ड है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ही मेल फीमेल पार्ट रह जाएंगे, तो मजबूरी हो गया उस फ्लावर का कि उसी में पॉलिनेशन करेगा। तो इसको बोलते हैं बंद फ्लावर क्लिस्टोगैमी, और चेस्मोगैमी हम लोग तो कहते हैं खुला फ्लावर। ये तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर जी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय टेटनस अफेक्ट्स, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो टॉक्सिन, वैसा टॉक्सिन जो अफेक्ट करता है, ठीक है ना,
जो कि टेटनस बैक्टीरिया के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किए जाते हैं वो क्या करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये वॉलेंट्री मसल्स को अफेक्ट करते हैं। एक तरह से वॉलेंट्री मसल जो है उसको अफेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत बच्चों के द्वारा आंसर दे दिया जाएगा जॉ बोन, ठीक है ना। ये जबड़ा लॉक करता है, ठीक है ना। टेटनस जो है वो एक तरह से क्लोस्ट्रिडियम टेटानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये हमको पता है। लेकिन इसमें होता क्या है, तो ओवरऑल कहें तो जबड़ा लॉक जॉ इसको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में क्यों ऐसा हो जाता है, तो वॉलेंट्री मसल काम नहीं करता है, क्लियर। इसकी वजह से ऐसा होता है, अफेक्टेड यही होता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो आपको लिखा हुआ है 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और ऑन्कोजेनिक वायरस इज अ पैथोजेन ऑफ, ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजीन्स, ठीक है ना। स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाता है, वहीं से निकल के आया। ऑन्कोजेनिक वायरस क्या करता है, कैंसर कॉज करने का काम करता है, मतलब कैंसर कॉज करता है, क्लियर जी। तो ऑन्कोजेनिक वायरस पैथोजेन किसका है, कैंसर का है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए 11 नंबर आपको आ चुका है, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन ऑफ प्लांट। मतलब एक तरह से हर्बिसाइड्स जो रेसिस्टेंट जीन होता है वो कौन सा होता है, तो हम जानते हैं क्राई जीन होता है। और उससे जो प्लांट बनाया गया है बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, ये सब एक तरह से हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन ऑफ प्लांट जो है वो बीटी कॉटन बनाया गया, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस कॉटन बनाया गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, एक तरह से कहा जाए एंटीबायोटिक जो आप दवा सुनते हैं पेनिसिलिन, वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, तो वो एक तरह से पेनिसिलियम नोटेटम से ओरिजिनेट हुआ, ईस्ट है, वहां से एक तरह से हम लोग कहेंगे ये ओरिजिनेट हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर का, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी। चलिए अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 13 नंबर पे आएंगे और देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए हाँ, ओह सॉरी, हाँ 13 नंबर पे अगर देखें हम लोग तो देखिए यहाँ इन हाइड्रोफाइट्स द पायोनियर कम्युनिटी इज फॉर्म्ड बाय, मतलब कि एक तरह से पानी में रहने वाले प्लांट्स जो हैं उनमें अगर देखा जाए तो उनका पायोनियर कम्युनिटी, शुरुआती वाला जो एक तरह से पानी में जो प्लांट्स उगते हैं उसमें एक तरह से हाइड्रोफाइट्स में अगर देखा जाए तो हाइड्रोसीरे अगर देखें, हाइड्रोसीरी कहने का मतलब पानी में जो धीरे धीरे कर करके इवोल्यूशन होता है उसी को हाइड्रोसीरे कहते हैं। और हाइड्रोसीरे में अगर देखें हम लोग तो सबसे पहला शुरुआत वाला जो वहां का जीवन होता है, जो कम्युनिटी होता है, जो लाइफ का फॉर्म होता है, वो कौन सा होता है, तो हाइड्रोफाइट्स की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। यस, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है सर। ओ हाँ, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं प्लस डायटम ग्रीन एल्गी, ये होगा, क्लियर। तो डायटम्स भी होगा और ग्रीन एल्गी भी होगा, मतलब इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, क्लियर जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं और 14 नंबर पे देखा जाए तो आपको दिया हुआ है कि एन एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टोज लाइकेन। देखिए लाइकेन जो है चूंकि 11th में पढ़ना था, लेकिन ये एक तरह से एक तरह से दिया हुआ है आपको इकोलॉजी वाले में, ठीक है ना। जो लाइकेन का अलग अलग फॉर्म जो है वो दिया हुआ है इवोल्यूशन के दौरान, मतलब एक तरह से उसमें पढ़ना था। तो क्रस्टोज लाइकेन जो है एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है जो क्रस्टोज लाइकेन का है, तो राइजोबियम तो होगा नहीं, बैक्टीरिया का है। पोटामोजेंस नहीं होगा, राइजोकार्पन, यस राइजोकार्पन होगा, ठीक है ना। राइजोकार्पन, इसको ध्यान में रखिएगा, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गुणसूत्र या यूक्रोमेटिन होता है, सॉरी यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोजोम इज, ठीक है ना। यूक्रोमेटिन जो है क्रोमोजोम का वैसा पार्ट होता है जो जेनेटिकली एक्टिव होता है भाई, कैसा होता है, एक्टिव होता है, क्लियर। 15 नंबर का यूक्रोमेटिन क्रोमोजोम का क्या होता है, एक्टिव पार्ट होता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर पे अब हम लोग आएंगे और 16 नंबर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हाइब्रिड विगर, हिंदी में संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है, मतलब हाइब्रिड विगर जो है वो किस घटना के कारण बनता है। हाइब्रिड विगर मतलब हम लोग कहेंगे एक तरह से हेट्रोसिस, और हेट्रोसिस उसी को बोलते हैं हेट्रोजाइगोसिटी,
और ऐसा होता है किस वजह से, वो हम लोग अगर कहें तो क्रॉसिंग ओवर के कारण, विनिमय के कारण होता है। क्लियर, याद रखिएगा, विनिमय के कारण जो है वो एक तरह से कोई भी दो जीन का मिक्सिंग होता है और हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है, उसी को कहते हैं इंग्लिश में क्रॉसिंग ओवर। क्लियर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जफराबादी, मुर्रा और मेहसाना नस्ल जो है वो इसमें से किसका है। तो हम जानते हैं कि जफराबादी, मेहसाना, ये सब जो आपको ब्रीड है, ये सारे ब्रीड कहीं ना कहीं वो बफेलो के ब्रीड हैं। क्लियर, ये सब क्या है, बफेलो के ब्रीड है, मतलब इंडियन ब्रीड है, इंडिजिनस ब्रीड कहलाता है। ये इंडिया का ब्रीड है, बफेलो का ब्रीड है, अच्छा मिल्क देता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिश फ्लेवर इज रिच इन, फिश फ्लावर रिच इन है, ठीक है ना, फ्लेवर नहीं है, फिश फ्लावर रिच इन अगर देखा जाए तो फिश ऐसे प्रोटीन रिच होता है, विटामिन रिच होता है, लेकिन उसमें बेस्ट अगर देखा जाए, चूंकि ऑप्शन में दिया हुआ है इस चारों में से सबसे ज्यादा किसमें कौन सा एक तरह से केमिकल कंपोनेंट अधिक होता है, तो आपको प्रोटीन का ये ध्यान में रखना होगा, प्रोटीन रिच होता है सबसे अधिक। क्लियर, उसके बाद दिया हुआ है बाइनरी फिजन इज लॉन्गिट्यूडनल इन, अच्छा, अनुर्ध्य विखंडन किसमें होता है, तो अमीबा में इरेगुलर होता है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, वॉटिसेला इसका एग्जांपल होगा, वॉटिसेला जो है इसका एग्जांपल होगा बाबू, वॉटिसेला जो है ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इसमें होता है। ऐसे आपके अकॉर्डिंग एग्जांपल देना चाहिए था यूग्लिना, ठीक है ना, यूग्लिना आप 12th में पढ़ते हैं, ठीक है ना, वॉटिसेला जो है इसका एग्जांपल होगा, चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है यूग्लिना, तो यही आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं पैरामीशियम में क्या होता है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें है आपको मर्केंटिया इज अ डायसियस प्लांट एंड इट्स सेक्स ऑर्गन डेवलप्स ऑन, ये आपको फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। मर्केंटिया जो है डायसियस है, डायसियस मतलब कि यूनिसेक्सुअल। क्लियर, क्योंकि मोनोसियस क्या होता है, वो होता है बाइसेक्सुअल, तो हम कहेंगे डायसियस यूनिसेक्सुअल प्लांट। मर्केंटिया में अगर देखा जाए तो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कहां होता है, तो सर ये आर्किगोनियोफोर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है और एंथेरिडियोफोर मेल सेक्स ऑर्गन बनता है, मतलब बी और सी। क्लियर, यहां पे कोई बताया नहीं गया कि मेल या फीमेल के बारे में, यानी कि ये दोनों एक ऐसा जगह है जहां पे सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और इसका नाम है आर्किगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर। क्लियर जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वो है आपको 21 नंबर का क्वेश्चन और यहां पे जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी, मतलब जीनोटॉपिक रेशियो आप जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडलिज्म के अंदर आपको ध्यान में होगा, इतना बार क्वेश्चन बनाए होंगे, ठीक है ना, कि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जीनोटाइप रेशियो अगर देखा जाए तो हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप क्या होगा, तो 1:2:1। क्लियर, जीनोटाइप ये होता है। फिनोटाइप आता तो आप क्या कहते, 3:1, टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो 3:1। वहीं अगर हम लोग देखें जीनोटाइप का तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यही ना आया था जी F2 जनरेशन में, और इस कारण से ये ऐसा 1, ऐसा 2 और ऐसा 1 आता है, तो ये जीनोटाइप रेशियो कहलाता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अ जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर द फेनोमेनन कॉल्ड, इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं कि वैसा जीन जो हाइड कर देता है किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को, तो इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं, ऐसे तो ये कहलाता है इपिस्टैसिस। क्लियर, बहुत बच्चों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि जीन जो है वो हाइड कर देते हैं किसी दूसरे जीन को, तो वहां पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे जीन पेयर लिखा हुआ है, जब एक आएगा तभी आप दिमाग में रख सकते हैं कि डोमिनेंस होगा, ये जो है इसको सप्रेस करेगा और ये टॉल प्लांट हो जाएगा, ये कंडीशन होता है डोमिनेंस का। क्या होता है, डोमिनेंस का। क्लियर, लेकिन यहां कह रहा है कि एक जीन का पेयर है और दूसरा जीन मान लेते हैं ए है, तो ये वाला जीन जो है इसको कंप्लीटली हाइड कर दे, तो इसको बोलते हैं इपिस्टैसिस,
ये क्या कहलाता है, एपिस्टेसिस कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 23वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल पूछा गया है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है पहले ये समझ लो। म्यूचुअलिज्म कहने का मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में क्या है, अगर एसोसिएटेड हो दोनों एक दूसरे से बेनिफिट के लिए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म। क्लियर, मतलब दोनों का एक तरह से म्यूचुअल इंटरेक्शन होता हो, दोनों को कोई ना कोई फायदा होता हो एक दूसरे से, उसी को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल इसमें आपको लाइकेन दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अलगी प्लस फंजाई के एसोसिएशन से बना होता है। अलगी प्लस फंजाई जो है ये एसोसिएटेड होते हैं इनमें। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन आपको, ठीक है, वो है नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो एक तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन, वही इकोलॉजी का फिर से पार्ट आ चुका है, ठीक है ना, जहां पे पायनियर कम्युनिटी पढ़े थे, अभी अभी क्वेश्चन जो बनाए थे, पायनियर शुरुआत को बोलते हैं, और बीच वाले को सीरियल कम्युनिटी, और सबसे अंत वाले जो मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का स्टेप है जिसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी पूछा जा रहा है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो स्टेबल होगा सबसे लास्ट में जो आएगा, जैसे अभी के समय में फॉरेस्ट है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है अगर प्लांट का देखा जाए, मतलब वो मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी है। वहीं हम लोग कहेंगे सबसे शुरुआत वाला, तो अभी अभी बताए थे, ठीक है ना, कुछ लाइकेन अलगी ये सब होता है। क्लियर, तो अभी 24 नंबर में अगर देखें तो नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई। किस पे करता है, क्लाइमेटिक फैक्टर, इसका एग्जांपल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 25वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है एन ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट। देखिए सब इसमें पैरासाइट ऑप्शन में दिख रहा है हमको, क्या सब इसमें दिख रहा है पैरासाइट। कसकटा भी पैरासाइट है, विस्कम भी पैरासाइट है, रफलेसिया पैरासाइट है, लेकिन रूट पैरासाइट यही है। क्लियर, तो आपको याद में रखना होगा कि रफलेशिया जो है वो रूट पैरासाइट होता है, ठीक है ना। ऑब्लिगेट इसेंशियल, ऑब्लिगेट मतलब इसेंशियल रूट पैरासाइट, ठीक है ना, मतलब ये रूट से ही अपना न्यूट्रिशन ले सकता है, तो इसको हम कहेंगे रफलेशिया, इसका एग्जांपल हो जाएगा। बाकी कसकटा वगैरह नहीं होता है, ऐसे ऑप्शन में ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है ए सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और 26 नंबर में देखेंगे म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है जी। म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट्स मतलब एक तरह से म्यूटेशन कराने वाला पॉल्यूशन कौन सा होता है, तो इसमें होगा क्या, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होगा जी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ध्यान में रखिएगा। ये म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट होता है, म्यूटेशन कॉज कराता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। यस, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मतलब वैसे पॉल्यूटेंट्स जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है ना तो माइक्रोब से, नहीं तो किसी भी चीज से डिकम्पोज नहीं होंगे, वो हमारे इन्वायरमेंट में परसिस्ट कर जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। और उसका एग्जांपल ग्रीन लीफ नहीं होगा, ये नहीं है, डीडीटी होगा। क्लियर, ये डीडीटी होगा, ठीक है ना। डीडीटी ऐसा केमिकल है जो पेस्टिसाइड में के लिए यूज किया जाता है, मतलब इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए यूज किया जाता है, मच्छर को मारने के लिए यूज करता है। लेकिन कहने का मतलब डीडीटी एक तरह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कमजोर करता है, इसलिए हम कहेंगे ये डीडीटी जो है वो एक बार एनवायरनमेंट में आता है तो ये परसिस्ट कर जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये खत्म नहीं होता है, डिकम्पोज कभी नहीं होगा। क्लियर, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है। क्लियर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब कहा जाए तो स्पर्म कहां डेवलप होता है, यही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब स्पर्म जो है वो कहां पे एक तरह से डेवलप होता है, तो इसके बारे में आपको कहेंगे। तो स्पर्म का डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो वो एक तरह से टेस्टिस के अंदर होता है, और टेस्टिस इसमें से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, यहाँ पे स्पर्म डेवलप करता है और स्टोर होता है वॉस डिफरेंस में, ठीक है ना, मैच्योर होता है वॉस डिफरेंस में, लेकिन डेवलपमेंट स्पर्म का कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। क्लियर जी, हालांकि टेस्टिस भी रहता तो टेस्टिस होता, लेकिन यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिया हुआ है, वही आंसर होगा। क्लियर बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन 29 नंबर का, और इसमें आपको जानना है कि देख लेते हैं रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है दिख रहा है ओवरी के द्वारा,
ठीक है ना, और एकदम याद करने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। रिलैक्सिन जो है वो ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, प्लासेंटा के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन प्लासेंटा ऑप्शन में नहीं है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को बर्थ के दौरान रिलैक्स करने का काम करता है, ताकि ईजी जो है वो आसानी से बच्चों का जो बच्चा का जो है वो जन्म हो जाए, इसके लिए रिलैक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है, ओवरी के द्वारा भी और प्लासेंटा के द्वारा, फुली मैच्योर प्लासेंटा के द्वारा। क्लियर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और इसमें देखेंगे क्या कि गैस्टूला जो होता है, आप जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 32 सेल का फॉर्मेशन होता है। उसमें मॉरूला स्टेज आता है, मॉरूला के बाद ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद गैस्टूला आता है। वही गैस्टूला फेज के बारे में है, ठीक है ना। गैस्टूला में जो पोर होता है, उस पोर का हम लोग नाम क्या देते हैं, तो ब्लास्टोपोर नाम देते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जूस्पोर जो फंगस में है, प्लानोस्पोर फंगस में है, ऊस्पोर भी फंगस में है, ब्लास्टोस्पोर जो है इसका नाम होता है ब्लास्टोपोर, याद रखिएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और इसमें जो है मनुष्य के अंग, अग्र अंग मतलब कि फोरलिम ऑफ ह्यूमन एंड विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड जो है उसमें उड़ने का काम करता है, विंग्स, और वहीं हम लोग कहेंगे फोरलिम हम लोग के अंदर लिखने में मदद कर रहा है, हैंडलिंग में मदद कर रहा है, होल्डिंग में मदद कर रहा है। ये एक तरह से कहा जाए तो कैसा ऑर्गन है, दोनों आपस में कैसा ऑर्गन है, ये अगर आपसे कहा जाएगा तो ये हम लोग कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन। कैसा होगा, होमोलोगस ऑर्गन। क्लियर। ओरिजिन एक तरह से कॉमन, फंक्शन डिफरेंट हो, ओरिजिन कॉमन, फंक्शन डिफरेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन। और 32 नंबर में अगर देखें तो इसमें दिया हुआ है कि मछलियों का काल कहलाता है। देखिए इवोल्यूशन का डिफरेंट एरा के बारे में पढ़ना है, पीरियड के बारे में पढ़ना है, इपॉक के बारे में पढ़ना है, तो उसमें से आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पीरियड के बारे में। क्लियर। तो मछली का कौन सा काल, कौन सा पीरियड जो है वो मछली का गोल्डन एज था, ठीक है ना। मतलब कि मछली का गोल्डन एज कौन सा पीरियड है, तो हम कहेंगे डेवोनियन कहलाता है। डेवोनियन जो है वो मछली का गोल्डन एज कहलाता है, फिश का गोल्डन एज डेवोनियन, मतलब कि मछली सबसे ज्यादा उस समय में था संख्या में। क्लियर। तो हम कहेंगे क्या, जैसे अभी गोल्डन एज ह्यूमन का कहलाएगा तो अभी वाला है। क्लियर। उसी तरह से हम लोग कहेंगे कि गोल्डन एज अगर फिश का देखा जाए तो क्या होगा, डेवोनियन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर पे। 33 नंबर पे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन दिया हुआ है लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। इसमें से कौन से साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जिन्होंने लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिया था। क्लियर। तो लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देने वाले साइंटिस्ट हैं वॉन बियर। ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये वॉन बियर के द्वारा दिया गया था लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग आ चुके हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे और 34 नंबर वाले क्वेश्चन में हम लोग को पढ़ना होता है, पढ़ना क्या है कि ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हायर स्टोरेज प्रोटीन इज, ठीक है ना। मतलब वैसा ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक मतलब क्या होता है जी, तो वैसे प्लांट जो एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता हो। जीन में मॉडिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम ह्यूमन बेनिफिट के लिए कोई प्रोडक्ट बना सके। तो इसमें हायर स्टोरेज प्रोटीन, हम जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल जो होगा, चूंकि ट्रांसजेनिक प्लांट लगा तो पोटैटो, इसलिए पोटैटो, क्योंकि पोटैटो हम जानते हैं कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को तो स्टोर करता ही है, लेकिन यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन को स्टोरेज के लिए, तो पोटैटो आंसर होगा। क्लियर जी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन अब पढ़ेंगे हम लोग। और 35 नंबर में क्या दिया हुआ है कि डीएनए का मेल्टिंग जो है, बोले तो ब्रेकडाउन जो है वो अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीएनए को अगर हम ब्रेकडाउन करवाते हैं तो उसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है। तो हम जानते हैं डीएनए में 3 तरह का बॉन्ड होता है। कौन कौन, ईस्टर बॉन्ड होता है जो कि जोड़ के रखता है किसको, एक तरह से पेंटोज शुगर को, पेंटोज शुगर को अगर हम कहेंगे किसके साथ,
तो फॉस्फेट के साथ जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। वही पेंटोज शुगर को अगर देखा जाए नाइट्रोजिनस बेस के साथ जोड़ने के लिए कौन सा होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और फिर वहीं हम लोग कहेंगे कि दो स्ट्रैंड में डीएनए है और दोनों स्ट्रैंड में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजिनस बेस इसके नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हम 70 डिग्री पे जैसे ही डीएनए को रखते हैं तो ये दोनों डीएनए टूटेगा, ठीक है ना, यानी कि ये कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। तो इसका आंसर ए होगा। क्लियर बाबू? चलो, तो ये 35 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बच गया है आगे का 35 क्वेश्चन इस मॉडल सेट का। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में समझेंगे और उसको भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कवर कर लें। फिर आपको क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया जाएगा बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलिए, तो आप इस वीडियो को रेगुलर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। फिर हम लोग आगे मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।